हाय फ्रेंड्स, विधिक शिक्षा चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो अपन ने पिछले वीडियो में सेक्शन मतलब कि जो चैप्टर सेकंड था उसको कंप्लीट कर लिया था और अब अपन बात करेंगे चैप्टर थर्ड के बारे में। तो देखते हैं चैप्टर थर्ड। तो सेक्शन मतलब कि जो चैप्टर थर्ड है उसका नाम है पावर ऑफ कोर्ट्स यानी न्यायालयों की शक्तियाँ। तो पावर ऑफ कोर्ट्स जो न्यायालय होते हैं उनकी शक्तियाँ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होती है। तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले सेक्शन जो 3 है उसका एक अर्थ क्या है एक तरीके से। तो इसका यह है कि यह एक तरीके से देखें तो सीआरपीसी का महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें उन सजाओं का प्रावधान किया गया है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय दे सकता है, चाहे वो एक तरीके से सुपीरियर न्यायालय हो या मजिस्ट्रेट न्यायालय हो। तो जिस सजा को वह सीआरपीसी के तहत दे सकता है when the committed is when the offense is committed under IPC, जब आईपीसी के अंतर्गत कोई भी अपराध घटित हो जाता है तो मान लीजिए तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय मतलब कि जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय होता है वो सीआरपीसी के दृष्टिगत रहते हुए किन किन सजा को दे सकता है, हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 26 से 35 तक ये चीज रीड करेंगे कि जो मजिस्ट्रेट और न्यायालय है वह जो विधि के मतलब कि जो एक तरीके से लॉ के अंतर्गत रहते हुए कौन कौन सी सजाएं दे सकते हैं, ये अपन चैप्टर 3 के अंदर बात करेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स यानी न्यायालयों की शक्तियों के अंदर। तो सबसे पहला सेक्शन आता है चैप्टर 3 के अंदर 26 द कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल, यानी न्यायालय जिनके द्वारा अपराध का विचारणीय है। यानी कि एक तरीके से इसका अर्थ है अर्थात जो कौन कौन से वे न्यायालय है जिनके द्वारा अपराध का विचारण किया जाता है। यानी कि इसका अर्थ यही है कि ऐसे कौन जो न्यायालय है जो ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से न्यायालय है जिनके द्वारा अपराध का विचारण किया जाता है। जो अपराध का एक तरीके से विचारण करते हैं उन्हें न्यायालय कह सकते हैं और कोई संस्था तो कह नहीं सकते अपन, तो इसीलिए इसको कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से न्यायालय हैं जिनके द्वारा अपराध का विचारण किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति को कौन सा मजिस्ट्रेट सजा देगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर देता है, अपराध कारित कर देता है, दैट इज ऑफेंस कमिटेड। कोई भी एनी पर्सन मतलब कि कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित कर देता है तो उसको मतलब कि एक तरीके से सजा कौन देगा। तो इसकी चर्चा करेंगे कि भारतीय दंड संहिता 1816 के अंतर्गत किसी भी अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो अपन देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय और एक तरीके से उच्च न्यायालय और इसके पश्चात जो हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जो सेशन न्यायालय है उनके द्वारा किया जाता है। तो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जो सेशन न्यायालय है द कोर्ट ऑफ सेशन सबसे अंत की उन अपराधों का विचारण में न्यायालय जिनका विचारण सीआरपीसी की जो फर्स्ट शेड्यूल है या फिर फर्स्ट शेड्यूल में वर्णित है जो न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति को कौन सा मजिस्ट्रेट सजा देगा। तो इसको सबसे पहले जो सीआरपीसी की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसको देखा जाता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट इसको सजा देगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी के 2 शेड्यूल होते हैं। ये तो फर्स्ट शेड्यूल में अपराध बताया गया है और इसमें यह है कि कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है या वेदर इज बेलेबल इज नॉन बेलेबल या वेदर इट्स ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट और सेशन ट्रायल। तो एक कह सकते हैं कि ये अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, ये अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो यह सभी प्रक्रियाएं पहले देखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति को अपराध कौन सा मजिस्ट्रेट सजा देगा।
तो कौन ये सभी किसमें मेंशन है? ये सभी सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है। सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल ये बताती है कि कौन सा मजिस्ट्रेट, कौन मतलब कि जो कोई अपराध यानी ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उस ऑफेंस का विचारण कोई मतलब कि कौन से मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। यही जो एक तरीके से बताती है, वो कौन बताती है? सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल। और जितने भी विद्वान या अधिवक्ता गण हुए हैं वह सभी सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल को ही ध्यान में रखते हुए केस को ट्राइबल करते हैं। अब मान लीजिए जो सीआरपीसी से या आईपीसी से भिन्न किसी भी अपराध का विचारण है, तो मान लीजिए सीआरपीसी से या आईपीसी से भिन्न किसी भी अपराध का विचारण है तो अपराध का विचारण किसी अन्य विधि के अंतर्गत उस विधि में अगर वर्णित है कि किस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा तो उस विधि में वर्णित है। अगर मान लीजिए वह जो स्पेशल लॉ है वह ये नहीं बताती है कि पर्टिकुलर जो अपराध है किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जो मतलब कि जो पर्टिकुलर ऑफेंस जो कारित होगा उसका विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, अब वो नहीं बताती है सीआरपीसी। अगर अन्य विधि है अपराध के विचारण के संबंध में मौन है या किसी न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण किया जाएगा यह उसमें बताया गया नहीं है, तब उसका उच्च न्यायालय द्वारा ट्राइबल किया जाएगा। अगर जो सीआरपीसी जो है उसमें यह एक तरीके से मान लीजिए जो स्पेशल लॉ है वह इसमें यह नहीं बताती कि जो पर्टिकुलर अपराध है या ऑफेंस है वह किस न्यायालय द्वारा ट्राइबल किया जाएगा, तो उस समय वह जो ऑफेंस कमिट हुआ है तो उस ऑफेंस के बारे में ट्रायल कौन करेगा? जो राज्य की सबसे बड़ी सुपीरियर अथॉरिटी होती है वह कौन सी होती है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट द्वारा उसका ट्राइबल यानी कि जो एक तरीके से जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसको ट्रायल में लाया जाएगा। तो जो सेक्शन 26 है वो अपना कंप्लीट हुआ। जो सेक्शन 26 है तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि द कोर्ट्स ऑफ ऑफेंस आर ट्राइबल, यानी न्यायालय जिनके द्वारा अपराध का विचारण किया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो व्यक्ति कौन सा मजिस्ट्रेट सजा देगा, तो इसमें सजा देने से पहले सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में जो भी मेंशन है भाई इस अपराध के तहत इस न्यायालय को उसका विचारण करने का अधिकार है, जुरिडिक्शन है, तो उसकी जो जितने भी विद्वान एवं जो जितने भी अधिवक्ता गण हुए हैं वह सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल को ही ध्यान में रखते हैं। तो आप सभी को बस इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी ऑफेंस को कमिट होने के बाद उसको जो उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल होती है उसको ध्यान में रखते हुए उस अपराध कमिट हुआ है उसके बारे में आगे ट्रायल में लाया जाता है। अगर वह बेलेबल है या नॉन बेलेबल है तो उसको ट्रायल चलेगा, बेलेबल है तो उसको बेल दे दी जाएगी, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है, ये सभी की पहले उसकी एक तरीके से अपराध की प्रकृति यानी नेचर देखा जाता है। तो अपना सेक्शन 26 कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे सेक्शन 27 के बारे में। तो सेक्शन 27 में है जुरिडिक्शन इन द मैटर ऑफ जुवेनाइल, यानी इसका अर्थ होता है किशोर के मामले में अधिकारिता। जुरिडिक्शन यानी अधिकारिता और जुवेनाइल यानी किशोर, जुवेनाइल यानी किशोर। तो इसको अपन ने शॉर्ट नाम भी दे रखा है जे एक्ट। जे एक्ट किसका नाम है? जुरिडिक्स मतलब कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसी को क्या कहते हैं? जे एक्ट भी कहते हैं। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है यानी किशोरों के मामले अधिकारिता की बात करता है। कौन सा सेक्शन बात करता है? जो सेक्शन 27 है वह किशोरों के मामले में जो उनकी अधिकारिता है उसके बारे में बात करता है। तो यह है कि इसमें यह है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या जे एक्ट इसमें यह बताया गया है कि किशोर की आयु कितनी होती है अगर उसको किसी भी अपराध के लिए दंडित किया जाता है
या किशोर किसको माना जाएगा, या एक तरीके से कह सकते हैं। और एक बात यह भी है कि जो किशोर के प्रति जो न्यायालयों का रवैया होता है ना, वह हमेशा कैसा होता है, थोड़ा सा क्या होता है कि लिबरल रहता है, नॉर्मल रहता है। क्योंकि जो किशोर जो व्यक्ति होता है, अर्थात जो किशोर जो बच्चा होता है, जो किशोर जो बच्चा होता है, जो वह क्या यह नहीं समझ पाता कि जो अपराधी की जो क्या प्रकृति, जो एक तरीके से अपराध की क्या प्रकृति होगी, या फिर जो अपराध है उसका एक तरीके से क्या दुष्परिणाम हो सकता है कमिट करने के बाद। तो किशोर के मामले में एक तरीके से कोर्ट का रवैया हमेशा थोड़ा सा लिबरल रहता है, क्योंकि कोर्ट हमेशा किशोरों को थोड़ी बहुत क्या है कि रियायतें देता रहता है। क्योंकि एक तरीके से किशोर जो यानी जो जुवेनाइल है ना, वह ये नहीं समझ पाता कि अपराध का नेचर क्या होगा, अपराध की एक तरीके से अपराध कमिट करने के बाद उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है उस समय, किशोर के समय। तो इसमें यही है कि जो किशोर व्यक्ति है ना, उसको ये जो अपराध है ना, उसको पता नहीं रहता कि अब मैंने जैसे मान लें किसी व्यक्ति को मार दिया, अब मैं एक तरीके से अभी किशोर व्यक्ति एक तरीके से जो समझ मेरे अंदर बुद्धि का विकास पूर्ण तरह नहीं हुआ है, तो अगर मैं कोई ऑफेंस यानी जो कोई अपराध कमिट करता हूँ, तो मेरे को कोर्ट के द्वारा कुछ रियायतें या कुछ कोर्ट के द्वारा मेरे ऊपर एक तरीके से इतनी सख्ताई नहीं बरती जाएगी जो एक युवा या एक तरीके से समझदार इंसान बोल सकते हैं अपनी भाषा में, उसके ऊपर बरती जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सेक्शन में जो कोर्ट होता है वह किशोरों के प्रति एक तरीके से लिबरल होता है। तो इसमें जो फर्स्ट बात आती है कि किस उम्र के व्यक्ति को किशोर समझा जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। इसको कंसल्ट करते हैं, चर्चा परिचर्चा के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो किस उम्र के व्यक्ति को किशोर समझा जाए। तो अगर कोई जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, अगर किशोर ने गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं किया है, यानी जो एक तरीके से कह सकते हैं अगर किशोर ने जो किशोर के द्वारा किया गया अपराध एक तरीके से क्या नहीं है, आजीवन कारावास या दंडनीय अपराध से दंडनीय नहीं है, या फिर एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो किशोर को कुछ रियायतें दी जाती है। और न्यायालय द्वारा अगर किसी किशोर ने गंभीर प्रकृति का अपराध कारित यानी ऑफेंस कमिट किया है, तो उसमें किशोरों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वह एक तरीके से इनका नेचर बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का होता है और इनकी सजाएं भी बहुत ही अधिक होती है और जुर्माना भी इनके ऊपर बहुत अधिक लगाया जाता है। इसीलिए जो किशोरों के प्रति एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या मृत्युदंड से कारित नहीं है, तो उसके ऊपर या उस किशोर के ऊपर क्या नहीं बरती जाएगी, बरती जाएगी। अगर उस व्यक्ति ने इतना संज्ञेय अपराध नहीं किया है तो उनके ऊपर क्या बरती जाएगी, रियायतें, यानी उनको एक तरीके से लिबरल रखा जाएगा। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। मेरे को लगता है कि लिबरल किसे कहते हैं, उसको एक तरीके से उन पे नॉर्मली फेस आया जाए, नॉर्मली उनके सामने मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर क्या है कि इतने एक तरीके से सख्ताई से फेस नहीं आते हैं जैसे किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर आते हैं। तो तो इसमें यह कहना चाह रहा था कि रियायतें नहीं दी जाएगी अगर किशोर ने ऑफेंस कमिट किया है, कैसा संज्ञेय अपराध अगर उसने कमिट किया है तो उसके ऊपर किसको कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। अब सेकंड बात आती है कि अगर कोई भी
व्यक्ति किशोर है और वह कोई अपराध कर देता है तो उस अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ से उठ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किशोर है, जुवेनाइल है, और वह कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो उस अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसमें जो आयु एक तरीके से 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। किशोर किसको माना जाएगा? जिस व्यक्ति की आयु 16 वर्ष से कम है तो उसको क्या माना जाएगा? किशोर, यानी जुवेनाइल उसको माना जाएगा, और उसे जे एक्ट के तहत उसको जे एक्ट उसके अधीन जे एक्ट के अधीन उसको विचारण किया जाएगा। यह कि अपराध करने की तिथि से अपराध, यानी इसमें एक तरीके से दोबारा से समझते हैं कि दूसरा यह कि अपराध करने की तिथि से अपराध जब किया जाता है और जब वह न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, कोई भी व्यक्ति उस कोर्ट के समक्ष लाने की दिनांक से या कोर्ट के समक्ष खुद उपस्थित हो जाए या कोर्ट के समक्ष पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करके लाया जाता है तो उस दिन से उसकी आयु क्या होनी चाहिए? 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। तभी क्या है कि उसको किशोर के संबंध में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के संबंध में माना जाएगा, या उसको तभी किशोर ही माना जाएगा और तभी उसे जे एक्ट के अधीन रखा जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया कि दोबारा से देख लीजिए कि अपराध करने की तिथि से या अपराध जब किया जाता है और जब वह न्यायालय के समक्ष लाया जाता है और कोई भी व्यक्ति तो उस कोर्ट के समक्ष लाने की दिनांक से या कोर्ट के समक्ष खुद उपस्थित हो जाए या कोर्ट के समक्ष पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करके लाया जाता है तो उस दिन से उसकी आयु क्या होनी चाहिए? 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई ऑफेंस कमिट कर दिया 16 वर्ष से कम और उसने क्या है कि अपने आप को सरेंडर नहीं किया या फिर जज यानी कोर्ट के सामने नहीं गया अपने आप को एक तरीके से बचाने के लिए, और फिर ज़बरदस्ती पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती उसको क्या है कि पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, तो अब पकड़ के ले जाएगी, उसको टाइम भी लगेगा पुलिस को ढूंढने में, इनको मतलब कि एक तरीके से उसको खोज मतलब कि उसको ढूंढने में। अगर पुलिस अगर उसको गिरफ्तार करती है 16 वर्ष के बाद, यानी कि उसकी आयु क्या हो जाती है? 16 वर्ष से अगर एक दिन भी ऊपर हो जाती है और एक दिन बाद में उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसे जे एक्ट के मतलब कि अधीन नहीं रखा जाएगा, वह किशोर नहीं माना जाएगा। तो मेरे को लगता है कि सेक्शन 27 आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यूरिडिक्शन इन द मैटर ऑफ जुवेनाइल, किशोर के मामले में अधिकारिता। तो अपन अब बात करेंगे सेक्शन 28 की। इससे पहले 27 में देखते हैं, सॉरी 28 से जाने से पहले 27 में एक टॉपिक रह गया अपना कि अगर कोई व्यक्ति किशोर है और वह कोई अपराध कर देता है तो उस अपराध का विचारण, इसमें यह छोड़ दिया अपने कि विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति जुवेनाइल है और यानी कि द पर्टिकुलर ऑफेंस इज कमिटेड बाय जुवेनाइल, यानी कोई व्यक्ति किशोर है और वह कोई अपराध कारित कर देता है तो उसका एक तरीके से विचारण है किसके द्वारा किया जाएगा। अगर पता चल जाता है कि वह व्यक्ति किशोर है या किशोर, तो यह पता चल जाने के बाद अगर कोई किशोर ऑफेंस कारित कर देता है तो उसका विचारण कौन करेगा। यानी कि अगर ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति किशोर है और वह क्या कर देता है? ऑफेंस कमिट कर देता है, तो फिर उसका विचारण कौन करेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किशोर के मामले में विचारण की अधिकारिता यानी ज्यूरिडिक्शन कौन सा मजिस्ट्रेट या कौन सा न्यायालय रखता है। ज्यूरिडिक्शन यानी अधिकारिता कौन सा मजिस्ट्रेट या कौन सा न्यायालय रखता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इन मामलों की सुनवाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेटों में जो सबसे सुपीरियर ऑथोरिटी कौन रखते हैं? सीजेएम साहब। सीजेएम साहब जो जुवेनाइल के द्वारा जितने भी ऑफेंस कमिट किए जाते हैं उन सभी की एक तरीके से उन सभी का ट्रायल सीजेएम साहब के द्वारा किया जाता है, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। या फिर दूसरा है बालक अधिनियम 1816 के अंतर्गत जो नियुक्त मजिस्ट्रेट है या तत्समय प्रवर्त विधि, यानी उस समय के कानून के आधार पर किशोर के संबंध में विचारण बताती है। अर्थात यह विधि ये बताती है कि कौन सा मजिस्ट्रेट या न्यायालय इन मामलों का विचारण जो तत्समय विधि होती है, जो उस समय करंट समय में जो विधि होती है, लॉ इन फोर्स, यानी उस समय जो लॉ या मतलब कि विधि में इनफोर्स है, विधि इनफोर्स है उस संहिता में, उसके आधार पर उन जो जुवेनाइल है उनके ऊपर ट्रायल चलेगा। उसमें देखा जाएगा कि कौन से मजिस्ट्रेट के द्वारा इस ऑफेंस का ट्रायल किया जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया कि जो विचारण है किसके द्वारा किया जाता है। एक तो फर्स्ट है सीजेएम साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेटों में क्या रखते हैं? सबसे सुपीरियर ऑथोरिटी रखते हैं। तो सुपीरियर के अंदर सीजेएम साहब आ गए तो सीजेएम साहब उसका ट्रायल कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात आता है जो बालक अधिनियम 1816 के अंतर्गत नियुक्त मजिस्ट्रेट है वह, या फिर तत्समय जो विधि इनफोर्स में है, लॉ इनफोर्स में है, उसके द्वारा उसका विचारण किया जाएगा। तो अपना सेक्शन 27 कंप्लीट हो गया। अपन बात करेंगे सेक्शन 28 के बारे में। ऐसे भाई हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश कितना दंड दे सकते हैं? तो इसमें है कि उच्च न्यायालय और जो एक तरीके से सेशन न्यायाधीश है वह कितना दंड दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि द हाई कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट में वे पेशे बाई सेंटेंसेस ऑथोराइज बाई लॉ। तो इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है? इसका अर्थ यह है एक तरीके से कि इसमें यह बताया गया है कि विधि द्वारा प्राधिकार कोई भी दंड दे सकता है उच्च न्यायालय, यानी द हाई कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट में बाई पेशे जो पास एनी सेंटेंसेस ऑथोराइज बाई लॉ, जो लॉ यानी उनके द्वारा जो उनसे उनको क्या हो कि विधि द्वारा प्राप्त जो कोई भी एक तरीके से कोई भी दंड प्राप्त जो कोई भी दंड होता है वह उनको दे सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ये उनके पास एक तरीके से, यानी जो राज्य होता है, राज्य के अंदर सबसे सुपीरियर ऑथोरिटी कौन रखता है एक राज्य के अंदर? वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को ये अधिकार है या जुरिडिक्शन के तहत वह कोई सा भी दंड दे सकता है। तो आप सभी को सब पता चल गया कि हाई कोर्ट कौन कौन से दंड दे सकता है। हाई कोर्ट विधि में जो भी लॉ इन फोर्स में जो है दंड, वह सभी दंड क्या दे सकता है? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। अब जो दूसरा आता है, दूसरी बात है मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द पर्टिकुलर हाई कोर्ट। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सेशन न्यायाधीश जो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय से कंफर्म्ड करने के बाद ही दे सकता है। मृत्यु दंड या आजीवन कारावास भी आप सभी को यह समझना जरूरी है कि जो सेशन कोर्ट है उसमें यह बताया गया था कि कोई सा भी विधि जो विधि द्वारा प्राप्त जो उनको शक्तियाँ हैं, विद्या यानी शक्तियाँ नहीं कह सकते, इसके अंदर विधि लॉ इन फोर्स में जितने भी एक तरीके से दंड हैं वह सभी दे सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। लेकिन सेशन कोर्ट के अंदर एक प्रतिबंध लगाया गया है। वह क्या लगाया गया है? प्रतिबंध कि सेशन कोर्ट के अंदर प्रतिबंध यह लगाया गया है कि एक तरीके से जो मृत्यु दंड अगर सेशन कोर्ट देता है
तो मृत्यु दंड देने से पहले उसे बाय द कन्फर्म्ड, किससे कन्फर्म्ड करना होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कन्फर्म करने के बाद ही वह किसी व्यक्ति के ऊपर क्या कर मतलब कि एक तरीके से मृत्यु दंड उसको मृत्यु दंड से दंडित कर सकता है। कौन? सेशन कोर्ट। यह सेशन कोर्ट के पास अधिकार तो है, लेकिन उसका एक तरीके से शक्ति संतुलन किया गया है, यानी इसकी आधी शक्ति किसको दे दी गई? हाई कोर्ट। बाय द कन्फर्म्ड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से पहले उसे सलाह लेनी होगी, या फिर उसका जो जितने भी उसकी जो केस एक तरीके से उसका नेचर देखा जाएगा कि भाई ये दंड मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मृत्युदंड से कारित किया जाए या नहीं। तो अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वह एक तरीके से सही है, सेशन कोर्ट ने जो उसको एक तरीके से दे रहा है कि ये दंड दे रहा है, सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को दंडित कर रहा है और उसको लगे कि यह सही है, और हाई कोर्ट उसको सेशन कोर्ट को अनुमति दे दे कि आप इसको इस दंड से क्या कर सकते हैं? दंडित कर सकते हैं, तो सेशन कोर्ट उस व्यक्ति को क्या दे सकता है? मृत्यु दंड दे सकता है, और उस व्यक्ति को यह स्वीकार भी करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसको यह जो उसका जजमेंट है सेशन कोर्ट का, उसे क्या करना पड़ेगा? स्वीकार ही करना पड़ेगा। जो सेक्शन 28 है वह अपना कंप्लीट हुआ कि द हाई कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट पास सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, यानी जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट है वह कोई सा भी दंड दे सकते हैं, विधि में जितना है जो भी दंड है वह दे सकते हैं, लेकिन मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द पर्टिकुलर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब कि हाई कोर्ट से किसको कंफर्म करना पड़ेगा? जो सेशन कोर्ट है उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा। कौन सी सजा? मृत्युदंड। मृत्युदंड को किससे कंफर्म करेगा? हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा, तभी वह मृत्युदंड दे सकता है। कौन? सेशन कोर्ट। अब अपन बात करते हैं 29 सेक्शन 29 यानी 29 जो सेक्शन है वह क्या कहता है? मजिस्ट्रेट के न्यायालय कौन कौन से दंड दे सकते हैं? जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं वह कौन कौन से दंड दे सकते हैं? तो इसके अंदर जो मजिस्ट्रेटों के अंदर भी 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, और 3 प्रकार के मजिस्ट्रेटों की तीनों की भी शक्तियाँ क्या है? अलग अलग है। तीनों की शक्तियाँ क्या है कि अलग अलग है। तो जो फर्स्ट जो मजिस्ट्रेट आता है, मजिस्ट्रेटों के अंदर वो आते हैं CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी CJM साहब, उसका अर्थ क्या होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और दूसरा आता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो तीसरा है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन ओल्ड टाइम की जो संविधा या जो विधि थी उसमें थर्ड क्लास यानी एक तरीके से फर्स्ट सेकंड, और अभी तो जो सेकंड का प्रोविज़न है, लेकिन जो ओल्ड टाइम की जो विधि थी, विधि इन फोर्स में थी ओल्ड टाइम में, उस समय क्या था कि जो थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी प्रोविज़न था, लेकिन अभी इस टाइम किसी प्रकार का प्रोविज़न नहीं है। जो थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसका अभी इस समय किसी प्रकार का प्रोविज़न नहीं दे रखा है। तो अभी तो ओनली 3 ही प्रकार के जुडिशियल मजिस्ट्रेटों के अंदर 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट हैं, CJM साहब, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और तीसरा है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इनकी देखते हैं पावर्स। पावर्स क्या क्या है? तो पावर्स के अंदर देखते हैं CJM साहब की। CJM साहब क्या कर सकते हैं? CJM साहब मृत्युदंड, आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं। आप सभी को ढंग से सुन लेना कि CJM साहब मृत्युदंड, आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं, यानी मृत्युदंड और आजीवन कारावास से किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते हैं CJM साहब। उसके पास CJM साहब के ये पास यह पावर नहीं है। और वह क्या दे सकते हैं? 7 वर्ष से अनधिक, यानी 7 वर्ष से अनधिक अवधि का कारावास दे सकते हैं। इसके साथ ही वह फाइन कितना भी दे सकते हैं।
आपको ये पता होना चाहिए कि सीजेएम साहब मृत्युदंड और आजीवन कारावास नहीं दे सकते, और जो फिर वो कौन सी सजा दे सकते हैं? 7 वर्ष या 7 वर्ष से अनधिक अवधि का कारावास से किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं, और जो फाइन है यानी जुर्माना वह कितना भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड है इसका भी। लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं कह सकते, नए जो एक तरीके से प्रोविज़न आ गया है कि जो एक तरीके से फाइन दिया जाता है वह एक सीमित कर दिया गया है कि कोई सा मजिस्ट्रेट इस सीमा से ज़्यादा उस व्यक्ति के ऊपर फाइन नहीं लगा सकता। तो मेरे को इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि नया अमेंडमेंट हो गया है, इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो फाइन के मामले में नया अमेंडमेंट आया है, तो उसको मैं कन्फर्म्ड करके अगले वीडियो में ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो अपन सीजेएम साहब के पावर्स के बारे में पता चल गया। अब दूसरे आता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास कौन कौन सी पावर्स है। यह मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास और यानी कि 3 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों दे सकता है। जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वह 3 इयर्स का जुर्माना और 10,000 रुपये का 3 इयर्स की उसको क्या कर सकता है? कारावास से दंडित कर सकता है, और 10,000 रुपये के फाइन से, या फिर इन दोनों को मेंशन कर सकता है कौन? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। या तो वह दोनों दे सकता है, या फिर 3 साल से कारावास से दंडित कर सकता है, या फिर अकेले जुर्माने से भी दंडित कर सकता है कौन? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ओनली सीजेएम के बाद फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, उसके पास यही शक्ति प्राप्त है, कोई ज़्यादा बड़ी शक्ति प्राप्त नहीं है। अब अपन आते हैं यानी जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स है, यह अपन इसमें देखेंगे। जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वह 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये या दोनों दे सकता है। जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वह क्या कर सकता है? 1 ईयर यानी 1 साल का क्या दे सकता है उसको? कारावास। किसी भी व्यक्ति को 1 साल के कारावास से दंडित कर सकता है। और दूसरा है इसके अंदर कि वह उसको जुर्माना यानी कितना दे सकता है? 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित कर सकता है, या फिर कारावास या जुर्माने दोनों से भी दंडित कर सकता है। तो आप सभी को सेक्शन 29 मेरे को लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीजेएम साहब, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी पावर्स यानी शक्तियां क्या क्या है। अधिकारिता, जुरिडिक्शन। तो अपन जो सेक्शन है 30 है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ये अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से चैनल को मतलब कि वीडियो को समाप्त करने से पहले यह विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से पहले आप मेरे को यह बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक या किसी भी वर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मैं ज़रूर उसका एक तरीके से सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।